वो सुनता तो मैं कहता, मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता, मुझे कुछ और कहना था। कमाई जिंदगी भर की उसी के नाम तो कर दी, मुझे कुछ और करना था, मुझे कुछ और कहना था। कहाँ इसने सुनी मेरी, सुनी भी अनसुनी कर दी। कहाँ इसने सुनी मेरी, सुनी भी अनसुनी कर दी। इसे मालूम था इतना, मुझे कुछ और कहना था। मेरे दिल में जो डर आया, कोई मुझ में जो डर आया। मेरे दिल में जो डर आया, कोई मुझ में भी डर आया। वहीं एक राबता टूटा, मुझे कुछ और कहना था। रवां था प्यार नस नस में, बहुत कुर्बत थी आपस में। उसे कुछ और सुनना था, मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। कहा कुछ था वो कुछ समझा, कहा कुछ था वो कुछ समझा। मुझे कुछ और कहना था। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है नौजवानों, ठीक है? ओ जी सुनते हो? वो सुनते हो कि नहीं सुनते? अगर सुनते हो समझते भी हो कि नहीं समझते? वो सुनता तो मैं कहता, मुझे कुछ और कहना था। इसलिए सुन लिया करो, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हमें अपने पाकिस्तान के लिए आप जैसे करप्ट फ्री नौजवान चाहिए, और करप्ट फ्री नौजवान तभी बन सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे और दिल लगा के पढ़ेंगे। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासर हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा जी, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ आपको इनके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस भी बताएंगे। चलें जी, हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स के हवाले से बात करें तो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम एंड नाइट्रेट आयंस। ठीक है जी, जैसे कि लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट एंड सीजियम नाइट्रेट। कुछ के कॉमन नेम भी हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट का कॉमन नेम चिली साल्टपीटर है। इसको नाम याद रखना है। चिली वैसे एक जमहूरी मुल्क है, तो वहाँ से पहली दफ़ा इसको निकला था। वहाँ पे इसके मिनरल्स पाए जाते हैं। चिली, आप कभी नेट पे यूट्यूब पे लिखें चिली, तो आपको के सामने पूरी स्टेट आएगी नॉर्थ अमेरिका की, गालबन साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की स्टेट है। ठीक है जी, उस वहाँ से निकला तो उसके बुनियाद पे इसका नाम चिली साल्टपेटर रख दिया गया। ठीक है जी, तो इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट, इनके कुछ कॉमन नेम नहीं हैं। इनके वैसे सच इनको कुछ इसी तरह ही लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। अच्छा जी, इनकी स्ट्रक्चर भी दी हुई हैं, फार्मूलाज भी दिए हुए हैं, और आपने इनके कुछ मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ ज़हन में बिठाने हैं कि मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं इनके टॉप टू बॉटम जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करें तो इसका मतलब ये है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी भी टॉप टू बॉटम, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम आते हुए इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट में विच इज़ द मोर सॉल्युबल इन द वाटर, दैट इज़ द सीजियम नाइट्रेट। ठीक है जी, तो टॉप टू बॉटम जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी तो डेफिनेटली जो डाउन वाला है, बॉटम वाला है, वो सबसे ज़्यादा पानी में हल होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, डिकम्पोज भी हो जाते हैं वैसे हीट करने पे, बहुत ज़्यादा हीट दें तो डिकम्पोज होना बनता है इनका। अच्छा जी, लिथियम नाइट्रेट जो है वो एक अलग अंदाज से डिकम्पोज होता है। ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। लेकिन इसके अलावा जो और नाइट्रेट हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट हैं, उन्हें हीट किया जाए तो नाइट्राइट्स बनाते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो सोडियम नाइट्राइट बनाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो पोटाशियम नाइट्राइट बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा। जी, ये तो बात होगी हमारी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स के हवाले से, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के हवाले से।
जो आपने याद रखना है उनका ट्रेंड। और नाइट्रेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हवाले से अगर बात करें तो इनमें भी जो है थोड़ी सी बात वेरी करती है। एक कुछ बातें कामन हैं, कुछ जो हैं वो कामन नहीं होंगी, उसके रिवर्स में होंगी। जैसे कि अल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो नाइट्रेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। बेरिलियम नाइट्रेट इसका मतलब ज़्यादा हल होगा और बेरियम नाइट्रेट जो है वो कम हल होगा। ठीक है जी। थर्मल स्टेबिलिटी एज सच उनकी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनके इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ये बात अपने जहन में बिठानी है। अब इसमें क्या रीज़न हैं, क्या वजूहात हैं, वो इस पे है कि लंबा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन आपके इंटरमीडिएट लेवल पे जितनी बात है हम उतनी ही आपको पढ़ा रहे हैं और आपने इतनी ही याद रखनी है। ठीक है जी। इनमें और बहुत फैक्टर हैं कि क्यों इनकी डिक्रीज़ होती है सॉल्युबिलिटी, तो इसमें एक हाइड्रेशन फैक्टर है, वो थोड़ा सा मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा जी, डिकम्पोजिशन के हवाले से अगर बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो नाइट्रेट्स हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं और NO2 बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक आ लिथियम नाइट्रेट। ठीक है जी। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट भी लिथियम नाइट्रेट की तरह ही डिकम्पोज होते हैं सारे के सारे। ठीक है जी, अगर इनकी डिकम्पोजिशन की बात की जाए तो। अच्छा जी, अब इनके थोड़े से आपको इंटरेस्टिंग यूजेस बताएं कि इनमें से कुछ कंपाउंड नाइट्रेट ऐसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे लिथियम नाइट्रेट है, ये फायर वर्क में इस्तेमाल होता है, आतिशबाजी में। मैंने पहले भी कुछ थंबनेल पे कुछ आतिशबाजी की पिक्स लगाई हुई थी। तो बेसिकली जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स कुछ आतिशबाजी में इस्तेमाल होते हैं, कुछ इनके कंपाउंड्स भी आतिशबाजी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे लिथियम नाइट्रेट आतिशबाजी में इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कलर पैदा करने के लिए। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट है, ये इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने में, फूड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको मीट नज़र आ रहा है, इसको मीट को ट्रीट करवाया जाता है लिथियम नाइट्रेट से ताकि कुछ अरसे तक ये चल जाए। लेकिन इनका नुकसान भी है सोडियम नाइट्रेट का। स्काइज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी, मैनिया जैसी बीमारी इसकी वजह से लग जाती हैं। डायबिटिक मेलाइटिस जैसी बीमारियां इसकी वजह से लग सकती हैं। तो सोडियम नाइट्रेट को इस्तेमाल वैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, और सोडियम नाइट्रेट का यूज़, अब पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बताते हैं कि फर्टिलाइज़र इसके आते हैं। फर्टिलाइज़र की शक्ल में इस तरह इसके दाने होते हैं। वैसे वो वाइट पाउडर होता है, लेकिन इसके फर्टिलाइज़र कमर्शियल स्केल में बनाना होता है तो फिर कलर का ख्याल नहीं रखा जाता इतना ज़्यादा। तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है ऐसी फसलों के लिए ज़्यादा वैलिड होती है जिनके जो फसलें ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे आलू हो गया, गाजर होगी, मूली होगी, उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट को बहुत बड़ा 75% पोर्शन है गन पाउडर का। गन पाउडर में होता है पोटाशियम नाइट्रेट होता है, सल्फ़र होता है और चारकोल होता है। ठीक है जी। तो पोटाशियम नाइट्रेट तकरीबन 75% इस्तेमाल होता है एज गन पाउडर के तौर पे। ठीक है जी। आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगेगी इस हवाले से। कैल्शियम नाइट्रेट ये भी फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करेंगे थोड़ी सी सल्फेट्स के हवाले से। सल्फेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हवाले से बात करें तो ऑल सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अल्कली मेटल के जो सल्फेट्स होते हैं वो वाटर में सारे के सारे हल हो जाते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है जी। यानी सीजियम सल्फेट सबसे ज़्यादा वाटर में हल होगा। अच्छा जी, अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स की बात करें, जैसे बेरिलियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट है, तो बैरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट तो फेयरली जो हैं वो हल हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो है वो जो है सॉल्युबल होता है, बहुत अच्छा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट जो है इतने कम हल होते हैं, ये स्ट्रोंशियम सल्फेट हल होगा 100 ml के अंदर 0.014। इसी तरह बैरियम सल्फेट हल होगा 0.00014 ग्राम तक हल होता है, यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर हल होते हैं। तो स्ट्रोंशियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट तो इनको कहा जाता है कि ये तो हल ही नहीं होते। इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है सल्फेट्स की। ठीक है जी। नाइट्रेट्स में भी आपने वैसे यही ट्रेंड देखा और अल्कलाइन अर्थ मेटल में, और इसके सल्फेट्स में भी वही ट्रेंड है। अच्छा जी, अब आप आते हैं जो क्वेश्चंस बोर्ड के हवाले से आपको आते हैं। व्हाट इज़ जिप्सम, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में।
जो डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है इसको जिप्सम कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इज़ नॉन एज जिप्सम, यानी इसका मिनरल है कैल्शियम सल्फेट का। तो इसको ये तो बता दिया आपने जिप्सम होता है, इसका फार्मूला बताना है आपने, और इसको इसका यूजेस बताने हैं। यूजेस क्या हैं जी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में के तौर पे भी इस्तेमाल करवाया जाता है, ब्लैक बोर्ड्स बनाने में इस्तेमाल होता है, साइड वॉल्स बनाने में, सीलिंग में इस्तेमाल होता है, इसके स्कल्पचर बनाए जाते हैं, मुजस्मे बनाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इसको आर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो आगे जाके थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे आपको। इसमें अब एक बात आ गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली कैल्शियम सल्फेट ही है, लेकिन कब कौन सा कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है? कैल्शियम सल्फेट बेसिकली डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। जब इसको तकरीबन 100 to 150 सेल्सियस के बीच बीच में हीट किया जाता है तो फिर ये अपना 75% वाटर लूज़ कर देता है, ठीक है जी, और इसके बाद 25% वाटर रह जाता है, 3/4 ऑफ वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो फिर क्या कहते हैं जी, बाकी जो बचता है वाटर रिलीज़ करने के बाद उसको कहते हैं दैट इज़ नॉन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस सीलिंग में इस्तेमाल होता है, इंटीरियर साइड्स पे भी और एक्सटीरियर साइड पे भी। वैसे पेरिस में सबसे पहले इसको दरियाफ्त किया गया था, तो उसी वजह से इसका नाम वैसे प्लास्टर है असल नाम तो ऑफ पेरिस यानी पेरिस में बुनियादी तौर पे सबसे पहले वहीं से इसको 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया था, तो इस वजह वहाँ से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। अच्छा जी, इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और बड़े खूबसूरत यूजेस भी हैं, आपने कई दफ़ा देखे होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीमेंट में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या वजूहात हैं, इसमें क्वेश्चन आता है एक अलग से। इसका सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बढ़ जाता है, सेटिंग टाइम बढ़ जाती है सीमेंट की। ये सेटिंग टाइम भी अलग से हमको आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर साइड्स में बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। दोनों तरह से इसको इस्तेमाल, इसके ब्रिक्स बनाई जाती हैं। और इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बैंडेजेस में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ हड्डियाँ टूट जाती हैं तो इसके बैंडेजेस जो में इस्तेमाल करते हैं ताकि हड्डियाँ अपनी जगह पे फिक्स हो जाएं। या आर्थोपेडिक कैस्ट कह सकते हैं, कैस्टिंग में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और फॉल्स सीलिंग में इस्तेमाल किया, फॉल सीलिंग से कहते हैं जो घरों में आम आप करवाते हैं सीलिंग, जिसको आप दोबारा भी तोड़ के नई लगवा सकते हैं, तो उसको फॉल्स, एक तो होती है फिक्स सीलिंग, एक होती है फॉल सीलिंग। दोनों तरह से इसकी सीलिंग बनाई जाती हैं, जो मैंने वो डायग्रामेटिकली शो कर दिया। आपने अक्सर घरों में ऐसी सीलिंग लिखी हुई देखी होंगी जो दोबारा से ये उतार के नई भी लगाई जा सकती हैं। इसी तरह स्कल्पचर बनाए जाते हैं, इसके मुजस्मे बनाए जाते हैं। आपने कहीं पे ये फिल्मों में देखे होंगे कि ऐसे मुजस्मे खड़े होते हैं, आपने वैसे भी ये ज़्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाते हैं। इस तरह बैंडेजेस हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनको फिक्स करने के लिए उसके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।